पब्लिक चॉइस थ्योरी, पब्लिक चॉइस theory for the provision of social goods. सामाजिक वस्तु के प्रावधान के लिए लोक चयन सिद्धांत, जिसका बैकग्राउंड मैंने आपको बताया था। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि जो रियल इकॉनमी है, इस रियल इकॉनमी को हम पॉलिटिकल इकॉनमी के रूप में जानते हैं, ठीक है? क्योंकि एक संगठित समाज में सरकार की आवश्यकता होती है और लोगों के जो प्रेफरेंसेस हैं, जो लोग चाहते हैं, वो वोट मतदान के माध्यम से सरकार को क्या करते हैं, अपनी इच्छा को व्यक्त करते हैं। मैंने आपको बताया था कि सोशल गुड्स की डिमांड मार्केट मैकेनिज्म से रिवील्ड नहीं हो सकती और लोगों के प्रेफरेंसेस को डिमांड के रूप में रिवील्ड कराने का एक तरीका है वोटिंग प्रोसेस। मैंने आपको बताया था पॉलिटिकल इकॉनमी में लोग प्रेफरेंस को वोटिंग के माध्यम से, मतदान के माध्यम से व्यक्त करते हैं। इसके लिए पॉलिटिकल प्रोसेस की आवश्यकता होती है, लेकिन यह जरूरी है कि सरकार यदि वोटिंग के माध्यम से लोगों को बता सके कि किसी सामाजिक वस्तु का कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाना है और उसके उत्पादन की लागत क्या होगी, ठीक है? तो ऐसी दशा में प्रत्येक जो वोटर्स है, जो करदाता के रूप में होगा, उसको इसकी जानकारी हो जाएगी कि कुल कितनी लागत सामाजिक वस्तु के उत्पादन पर आ रहा है। नंबर वन, पहला क्या हुआ, लागत का ज्ञान हो जाएगा। नंबर वन, कुल लागत कितनी है ये जान जाएगा। दूसरी बात कि अन्य जो करदाता हैं वह उस वस्तु के लागत के लिए कर के रूप में कितना योगदान कर रहे हैं। जो अन्य करदाता हैं, जैसे कोई करदाता है, वो कैसे जानता है कितना हमको जो लागत आ रही है उस लागत का कितना हिस्सा हमको देना है। ये तब जान पाएगा कि जब वो जान ले कि जो अन्य करदाता हैं, जो उस वस्तु के उत्पादन की लागत के लिए कर दे रहे हैं, उनका योगदान क्या है, यानी और लोगों का योगदान क्या है। तो वह जान जाएगा कि हम मुझे कर के रूप में कितना देना है। बात समझ में आ रही है? यानी जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स है ये पता, कर का वितरण पता, आय का वितरण दिया हुआ, कुल लागत सामाजिक वस्तु उत्पादन की लागत दी हुई है, तब वो तय करता है वोटिंग प्रोसेस के माध्यम से कि किस वस्तु का उत्पादन किया जाना चाहिए। और वोटिंग में फिर वो अपने प्रेफरेंसेज को व्यक्त करता है। जब तक उसे नहीं पता होगा, मान लो कोई वस्तु है जिसका वो उस वस्तु पर जो टैक्स लगाया जा रहा है, टैक्स के माध्यम से लागत वसूल की जा रही है, वो लागत बहुत अधिक है और उस करदाता को महसूस होता है कि ये जो वस्तु है इसका उत्पादन यदि होगा तो हमको बहुत अधिक लाभ नहीं होगा। तो क्या ऐसी दशा में उस वस्तु के उत्पादन करने के लिए उसके पक्ष में वोट देगा? नहीं देगा। तो जरूरी है जानना उसके लिए कि कुल लागत कितनी आ रही है और अन्य जो करदाता हैं उनसे लागत के रूप में, लागत के लिए कर के रूप में कितना वसूला जाता है, ये जानकारी जरूरी है। ऐसी दशा में फिर करदाता क्या करता है, वोटिंग के माध्यम से अपने प्रेफरेंसेस को व्यक्त करता है। ओके, कोई कंफ्यूजन? दूसरी बात लिखो,
लोगों को अपना निर्णय ऐसी दशा में ही प्रकट करना होता है, व्यक्त करना होता है। इसे ही पब्लिक चॉइस थियरी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? पब्लिक चॉइस थियरी। इसमें जो वित्तीय निर्णय है वह एक तरह का राजनीतिक निर्णय होता है, एक पॉलिटिकल डिसीजन होता है। जो फाइनेंशियल डिसीजन है जस्ट लाइक ए पॉलिटिकल डिसीजन थ्रू वोटिंग प्रोसेस। जैसे हम बात करें, पहली चीज वोटिंग सिस्टम एंड इंडिविजुअल चॉइस। जो वोटिंग सिस्टम है, जो मतदान की प्रणाली है, और व्यक्ति का जो चॉइस है वो कैसे संबंधित है, इसको समझने के लिए इस बात को समझना होगा कि किसी भी लोकतांत्रिक देश में सार्वजनिक वस्तुओं का निर्णय जनप्रतिनिधियों द्वारा लिया जाता है। अंडरलाइन कर लो इसको। किसी भी लोकतांत्रिक देश में सार्वजनिक वस्तुओं के लिए निर्णय जनप्रतिनिधियों द्वारा, रिप्रेजेंटेटिव लीडर्स द्वारा लिया जाता है। और जनप्रतिनिधियों को, जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो वोटिंग प्रोसेस के माध्यम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक ग्रुप ऑफ सोसाइटी को, ये भी मान लिया जाए कि वो जो व्यक्त करेंगे वास्तव में क्या होगा, वो सोसाइटी के प्रेफरेंस को व्यक्त करेंगे। ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जो वादा जनप्रतिनिधित्व करता है कि हम ये करेंगे, लोगों को लगता है, अपेक्षा होती है कि हम, चूंकि इन्होंने कहा है और उसी को ध्यान में रख करके क्या किया है, हर व्यक्ति वोट किया है, मत दिया है, तो ये मान लिया जाए कि जो जनप्रतिनिधि है, यदि वह जो भी उसका जो अधिमान होगा वो किसके अनुरूप होगा, लोगों के अधिमान के अनुरूप होगा, जैसा लोग चाहते हैं कि जैसा मान लिया जाए। तो ऐसी स्थिति में क्यों ऐसा करना चाहता है? ऐसा इसलिए करना चाहता है क्योंकि जो जनप्रतिनिधि या रिप्रेजेंटेटिव होता है उसका क्या गोल होता है, वोट को मैक्सिमाइज करना। और वोट को मैक्सिमाइज करने के लिए वो निश्चित रूप से जो लोगों का समूह है, ठीक है, लोगों के समूह के प्रेफरेंसेस के आधार पर ही वो निर्णय लेना चाहता है। मान लो एक कोई व्यवस्था है, सामाजिक वस्तु का प्रावधान किया जाना है। केस 1 लिखो, केस 1। 3 लोग हैं, इंडिविजुअल ए, बी एंड सी। 3 लोग हैं, ए, बी, सी। यहां हमने लिख दिया बेनिफिट। ध्यान दीजिए, ये मान लिया जाए कि जो भी बेनिफिट होगा, मार्जिनल बेनिफिट इंडिविजुअल, किसी भी इंडिविजुअल का कोई भी व्यक्ति होगा, उसका मार्जिनल बेनिफिट क्या होगा, या तो 0 से अधिक हो गया, 0 के बराबर। ये मान लीजिए, ये एजम्पशंस है। जिस भी सामाजिक वस्तु का प्रावधान किया जाएगा उसका जो सीमांत लाभ है हर व्यक्ति को क्या मिलेगा, या 0 से अधिक होगा, या इसका मतलब क्या होगा कि ऋणात्मक नहीं है। लिख लेना, इसका आशय है कि ऋणात्मक नहीं होगा, यानी किसी को नुकसान नहीं पहुंचेगा। ठीक है, लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये मान लेगा। ये और तीसरा हमने कहा कि टैक्स लगाया जाए, किसके लिए, लागत को पूरा करने के लिए। मान लिया जो
लागत है जो टोटल कास्ट आ रही है, टोटल कास्ट हमने मान लिया कि वह कास्ट 600 है। कितना है? 600 टोटल कास्ट आ रही है, टोटल कास्ट। ए व्यक्ति को बेनिफिट मान लो मिल गया 0, कितना मिल गया? 0। बी व्यक्ति को मिल रहा है 400 के बराबर, सी व्यक्ति को मिल रहा है 400 के बराबर। ठीक है। टैक्स जो इंपोज किया गया ए व्यक्ति पर वह मान लीजिए कि 0 है। बी व्यक्ति पर जो टैक्स इंपोज किया गया वो 300 है, सी व्यक्ति पर टैक्स 300, कास्ट कितनी आ जाएगी? 600। यही क्या है? टोटल कास्ट। एंड कुल लागत क्या हो रही है? पूरी हो जा रही है कर लगा। ध्यान दें, ऐसी स्थिति में जो वोटिंग होगा वो कैसा होगा? ये क्या करेगा? इस जो योजना है, जो सामाजिक वस्तु है, उसके क्या करेगा? फेवर में करेगा। बी सी भी क्या करेगा? और ए भी क्या करेगा? क्योंकि उसके अगेंस्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा अगेंस्ट? क्योंकि उसको न लाभ न हानि है, तो उसको उसके फेवर में करने से कोई नुकसान नहीं है। तो सभी लोग क्या कर रहे हैं? फेवर में कर रहे हैं। ये डिसीजन कैसा होगा? ये यदि ऐसा है, ये डिसीजन कैसा होगा? कंसेंट, सर्वसम्मत। क्या लिखेंगे इसको? सर्व निर्णय। ये सर्वसम्मत निर्णय। सभी ने क्या किया? सभी ने इसके फेवर में किया। ऐसी स्थिति में जब सर्वसम्मत से कोई निर्णय होता है तो ये कैसा होगा? ये निश्चित रूप से पैरेटो कल बताया था, इफिशिएंट होगा। पैरेटो इफिशिएंट होगा ही होगा, निश्चित रूप से होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। ठीक, इसको हम कैसे दिखा सकते हैं? पैरेटो इफिशिएंट को हम ऐसे दिखाते हैं, जो आपने पढ़ा है, इस पे हम लिख रहे हैं ए यूटिलिटी, वाई एक्सिस पर क्या लिखे हैं? बी यूटिलिटी। वास्तव में क्या है? यह हम मान रहे हैं कि माइनॉरिटी ग्रुप है, और ये क्या हो गया? इसको मान रहे हैं मेजॉरिटी ग्रुप, टीम या ग्रुप जो भी है, मेजॉरिटी या माइनॉरिटी। ओके, इस तरह का एक यूटिलिटी फ्रंटियर हम खींच सकते हैं। हम इसको मान रहे हैं, यह है एम एन, एम और एन। ठीक, यह भी मान लिया जाए कि इनिशियल जो इक्विलिब्रियम है वह पॉइंट कुछ ई के रूप में है। इनिशियल इक्विलिब्रियम मतलब ये हुआ कि इस वस्तु के उत्पादन के पूर्व, जो वस्तु है सामाजिक वस्तु, उसके उत्पादन के पूर्व जो संतुलन था क्या था? ई पर था। एक कोई यूटिलिटी फ्रंटियर एक और है जिसको हमने दिखाया नहीं, आप चाहें तो दिखा सकते हैं। एक यूटिलिटी फ्रंटियर है जिसको नहीं दिखाया गया है, वो कुछ इस रूप में है। मान इस यूटिलिटी फ्रंटियर के इस पॉइंट पर था, सामाजिक वस्तु का जब प्रावधान किया गया तो क्या हो गया? यूटिलिटी फ्रंटियर यम एन के रूप में मिला। ठीक है, ऐसी स्थिति में ये कब होगा? क्योंकि यूनानिमस कंसेंट है, यूनानिमस रूल डिसीजन है, ऐसी और पैरेटो एफिशिएंट है, तो पैरेटो एफिशिएंट कब होगा?
E1, इसको हम पॉइंट दे रहे हैं R और T। तो ERT, जो ERT है ये पूरा कौन सा एरिया ऑफ ERT, ये क्या होगा पेरेटो इफिशिएंट। ये मैंने आपको बताया पहले, है ना? क्योंकि किसी भी तरफ मूव करोगे, यानी यहां जाओगे तभी क्या होगा, ई से टी की तरफ जाएं तो ग्रुप ए के क्या होगा, ग्रुप ए के वेलफेयर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मान लो इस तरह का केस, लेकिन जो बी ग्रुप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन ए ग्रुप पर क्या होगा, ए ग्रुप का वेलफेयर बढ़ जाएगा। इधर मूव करोगे तो ठीक उल्टा होगा, ए ग्रुप का वेलफेयर है वो क्या हो रहा है, ए ग्रुप के प्रभाव नहीं पड़ेगा और बी पर बढ़ जाएगा। इसके बीच का जो एरिया है, मान लो ई से मूवमेंट E1 की तरफ हो रहा है, दोनों का बढ़ जाएगा। तो क्या होगा, ये हो गया पेरेटो इफिशिएंट। तो जो भी यूनानिमस रूल डिसीजन होते हैं वो क्या होते हैं, पेरेटो इफिशिएंट। ओके, लेकिन मान लो हमने कुछ ऐसे कर दिया, ये जो टैक्स है हमने चेंज कर दिया, हमने कर दिया या ऐसे कर दिया 0 to 40, इसको कर दिया हमने 260, तभी तो 600 हो जाएगा। अब पेरेटो एफिशिएंट होगा कि नहीं होगा, 5 हो गया। अब पेरेटो एफिशिएंट होगा कि नहीं होगा, बोलो। अरे अब भी होगा जी, इसको बेनिफिट मिल रहा है, इसको भी बेनिफिट मिल रहा है, ये दोनों फेवर में करेंगे और ये क्या है, ये न्यूट्रल रहेगा, इसको कोई नुकसान नहीं है। इस तरह से यूनानिमस डिसीजन हो सकता है। और ये भी स्थिति क्या होगी, पेरेटो एफिशिएंट। यानी क्या देख रहे हो, कर पहले कुछ और था, इनकम जो टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन था अलग तरीके था, तभी पेरेटो एफिशिएंट था। टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन हमने चेंज किया, इसमें भी क्या दिख रहा है हमको, इसमें भी पेरेटो एफिशिएंट। बात तो समझ में आ रही है। लेकिन थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, मान लो कुछ ऐसा कर दिया जाए, कुछ इस प्रकार का हो जाए, केस 2 मान लिया हमने कि यहां हमने लिख दिया ए बी एंड सी, 3 व्यक्ति हैं ए बी सी। यहां हमने लिख दिया प्रॉफिट, बेनिफिट, यहां हमने लिखा टैक्स। ओके, और बेनिफिट कुछ इस तरह का मिल रहा, इसको मिल रहा 0 बेनिफिट, इसको मिल रहा 400, इसको मिल रहा है 400। ओके, टोटल कास्ट कितना मान लिया, टोटल कास्ट हमने मान लिया 600, और टैक्स इस तरह से लगाया गया, टैक्स इस तरह से इंपोज किया गया कि 200 इस पर आ गया, 200 इस पर आ गया और 200 इस पर, सभी पर समान मात्रा में लगा। टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो गया। देखो मैंने शुरू में कहा कि जरूरी है पॉलिटिकल प्रोसेस के माध्यम से पब्लिक गुड्स के प्रोविजन के लिए डिसीजन लेना, कितना लागत आ रहा है उत्पादन पे और उस कर का वितरण किस प्रकार का, कोई व्यक्ति उसके फेवर में करेगा या उसके अगेंस्ट करेगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि उसको बेनिफिट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है और दूसरे लोग कर का कितना हिस्सा दे रहे हैं। ठीक है,
चीजें वही हैं, टैक्स क्या हुआ, चेंज कर दिया, कर उत्तर बदल दिया। अब बताओ क्या होगा, टोटल कास्ट कितनी है, कितना आ रहा है टोटल 600। ये क्या है, ये टोटल कास्ट हो रहा है, कुल लागत बराबर है नहीं। ओके, अब जरा बताओ क्या हो रहा है, प्रॉफिट जीरो हो रहा है, इसलिए उसको अगेंस्ट में रहेगा। ये क्या करेगा, अगेंस्ट करेगा, और ये क्या करेगा, ये दोनों फेवर में करेंगे। अब बताओ यूनानिमस डिसीजन हो पाएगा, नहीं। इसका मतलब क्या किया जाए, निर्णय न लिया जाए, मेजॉरिटी रूल फॉलो, मेजॉरिटी। यानी इस केस में क्या हुआ, यूनानिमस डिसीजन नहीं हो सकता, सर्वसम्मत से निर्णय नहीं ले सकता, तो फिर कहां जाते हैं, मेजॉरिटी। बहुमत के माध्यम से सामाजिक व्यवस्था के प्रावधान के संबंध में निर्णय लिया जाता है, बहुमत, ठीक है। मेजॉरिटी, आपने क्या कहा, आपने कहा कि ये मेजॉरिटी रूल से संभव नहीं, क्यों, इसका जो बेनिफिट है वो क्या है, जीरो है, और कर कितना देना पड़ रहा है, तो क्या ये पेरेटो एफिशिएंट होगा, बोलो, नो पेरेटो इफिशियंसी, इन दिस केस। नहीं मिलेगी, तो क्या करें, लेकिन मान लो यह प्रोविजन कुछ कर दिया जाए, ध्यान से सुनो, कि ध्यान से सुनिए, यह प्रोविजन कर दिया जाए कि बी और सी इंटरपर्सनल यूटिलिटी कंपैरिजन यदि पॉसिबल है, अंतर व्यक्तिगत उपयोगिता का तुलना यदि संभव है, लिख लेना, संभव है, तो यदि यह कह दिया जाए कि दोनों का जो लॉस ऑफ वेलफेयर ए इज लेस देन बेनिफिट ऑफ वेलफेयर बी एंड सी, ये मान लो स्थिति है, हमने कहीं क्या है, इंटरपर्सनल यूटिलिटी कंपैरिजन मान लिया, हमने दिया लॉस ऑफ वेलफेयर ए is less than benefit of A and B and C, यह स्थिति है, तो कोई इंप्रूवमेंट होगा कि नहीं होगा, कौन सा इंप्रूवमेंट है, कौन सा इंप्रूवमेंट है, हिक्स कैल्डर पोटेंशियल इंप्रूवमेंट, पेरेटो पोटेंशियल इंप्रूवमेंट है, ये कौन सी स्थिति होगी, उसको बोलेंगे पेरेटो पोटेंशियल इंप्रूवमेंट, या इसको क्या नाम देते हैं, और हिक्स इंप्रूवमेंट, ये हमने बताया, हिक्स कैल्डर इंप्रूवमेंट, पेरेटो पोटेंशियल इंप्रूवमेंट कहो या हिक्स कैल्डर इंप्रूवमेंट कहो, दोनों बातें कही है, यानी एक को जो लॉस हो रहा है और दूसरे को जो बेनिफिट मिल रहा है, यदि उनको कंपनसेट कर दे, और कंपनसेट करने के बाद सोसाइटी का यदि गेन हो रहा, वेलफेयर हो रहा, जिसको क्या बोलते हैं, हिक्स कैल्डर इंप्रूवमेंट, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, ऐसी स्थिति में हमने अभी कहा, यानी एक तरह का इंप्रूवमेंट है, यदि ऐसा मिल जाए तो इंप्रूवमेंट है, इसका असर क्या है कि इस वस्तु का प्रावधान, इस वस्तु की लागत 600 रुपए है, और ये स्थिति मिल रही है हमको, बेनिफिट के हिसाब से देखा, ए को 0, बी को 400, सी को 400,
ए पर टैक्स 200, बी पर 200, सी पर 200, सभी पर कर क्या एक समान। यूनानिमस डिसीजन नहीं हो सकता। लेकिन हमने अभी क्या देखा कि वास्तव में क्या है, पेरेटो पोटेंशियल इंप्रूवमेंट है। सोसाइटी का वेलफेयर क्या हो सकता है, इससे बढ़ सकता है यदि मान लो ऐसा है। तो इसका प्रावधान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्या तरीका है हमारे पास? मेजॉरिटी रूल डिसीजन तरीका क्या है हमारे पास? यूनानिमस डिसीजन नहीं ले सकते हैं तो अब क्या करते हैं हम, यानी हिक्स कैल्डर जो इंप्रूवमेंट है, यदि ऐसी स्थिति मिल रही है तो इस केस में क्या करते हैं, मेजॉरिटी रूल डिसीजन फॉलो करते हैं। ओके, ध्यान दो, कौन नहीं देगा? मान लो एक इंडिविजुअल है, यदि टी आई टैक्स ऑफ इंडिविजुअल आई, टी आई हमने टी आई लिखा, यदि मान लो टी आई इज लेस देन एम बी आई, मार्जिनल बेनिफिट ऑफ इंडिविजुअल। एम बी आई क्या है? मार्जिनल बेनिफिट ऑफ इंडिविजुअल। ठीक, ये स्थिति में लेंगे। यदि टी आई टैक्स ऑफ इंडिविजुअल ए इज ग्रेटर देन मार्जिनल बेनिफिट ऑफ इंडिविजुअल, कोई व्यक्ति है उस पर जो टैक्स इंपोज किया जा रहा है वो अधिक है उस वस्तु के प्रावधान से जो उसको बेनिफिट मिल रहा है। ठीक है, एक स्थिति और है, हमने कह दिया कि टी आई इक्वल टू एम बी आई, तो क्या होगा? इस स्थिति में क्या करेगा वो? इस स्थिति में क्या करेगा? बेनिफिट अधिक है, टैक्स जो दिया जा रहा है बेनिफिट अधिक है, तो क्या करेगा वो? फेवर में करेगा नहीं करेगा? लिख लो फेवर। ऐसा होगा तो अगेंस्ट, और ऐसा होगा तो न्यूट्रल हो जाएगा, तटस्थ हो जाएगा। यदि जो टैक्स इंपोज किया गया है वह टैक्स की अपेक्षा उसको बेनिफिट अधिक मिल रहा, तो उस परियोजना के, उस सामाजिक वस्तु के प्रावधान के लिए क्या करेगा वो? उसके पक्ष में मतदान करेगा। यदि कर उसको अधिक लिया जा रहा है और उससे जो वस्तु का, जिस वस्तु का उत्पादन किया जाना है सामाजिक वस्तु का, उसके लिए जो कर लिया जा रहा है उस व्यक्ति से वो क्या है? अधिक है, उस वस्तु के उत्पादन से होने वाला जो लाभ वो क्या है? कम है, तो क्या करेगा वो व्यक्ति? उस वस्तु के प्रावधान के विपक्ष में मतदान करेगा, और जितना कर दे रहा है उस वस्तु के उत्पादन के लिए, उस वस्तु के उत्पादन से उसको लाभ भी उतना ही मिल रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या रहेगा? वो न्यूट्रल रहेगा। ठीक, बात तो समझ में आ रही है? इसको ध्यान में रख करके जरा विचार करें। उसी को ध्यान में रख करके विचार किया गया या अगेंस्ट दिया, इसी को ध्यान में रखकर किया गया ना, या अगेंस्ट दिया, दोनों क्या करेंगे? तो ऐसी स्थिति यदि बनेगी तो यूनानिमस डिसीजन संभव नहीं है। लेकिन हमने कहा कि ये क्या है? एक तरह का वेलफेयर का क्या है? इंप्रूवमेंट है, पेरेटो पोटेंशियल इंप्रूवमेंट है। इसका मतलब इस सामाजिक वस्तु का प्रावधान किया जाना चाहिए। इसके लिए क्या प्रोसेस होगा? तो यूनानिमस डिसीजन संभव नहीं है, तो क्या करते हैं हम? मेजॉरिटी रूल डिसीजन। बात समझ में आ गई? तो ऐसी स्थिति में जब ऐसा हो तो क्या करते हैं? मेजॉरिटी रूल डिसीजन। मेजॉरिटी रूल डिसीजन, मेजॉरिटी रूल डिसीजन जो बहुमत नियम निर्णय है उससे लिया जाता है। ठीक, ऐसी स्थिति में यदि इसको हम डायग्राम से चाहे दिखाएं तो दिखा सकते हैं। जैसे मान लो इसको दिखा दें, यूटिलिटी ऑफ ए, ये क्या है? ए लिखा था, बी लिखा था, बी कौन सा ग्रुप है?
माइनॉरिटी ग्रुप, ठीक है। यहाँ पर कौन सा ग्रुप है? यूटिलिटी ऑफ ए। ये कौन सा ग्रुप है? मेजॉरिटी। ये बहुमत वाला समूह। ये क्या है? एक बहुमत का समूह है। और बी क्या है? बोलो। अल्पसंख्यक समूह है, कुछ ऐसा हमको मालूम है। हमने इसको MN ही कर लें, MN। इनिशियल जो इक्विलिब्रियम है इस वस्तु के प्राधान के पहले वो कुछ इस प्रकार का है। हमने लिख लिया E। एक पॉइंट हमने ले लिया R। इस पॉइंट को हम लिख लें यस। ध्यान दें, जो S R N के बीच में एरिया, इस एरिया में कहीं भी यदि मूवमेंट होगा तो क्या होगा? जैसे मान लो हम मूवमेंट एक मान ले रहे हैं, एक मूवमेंट हमने लिया, मान लीजिए यह मूवमेंट ले लिया, मूवमेंट ये है, एक मूवमेंट ये है, एक मूवमेंट ये। इसको हम यदि हम लिख लें L K और Q, ध्यान दें। E से L का मूवमेंट क्या होगा? लिख लो ये। E से L का मूवमेंट क्या होगा? पैरेटो। पैरेटो इंप्रूवमेंट। E से L का मूवमेंट पैरेटो इंप्रूवमेंट। E से K का मूवमेंट पैरेटो इंप्रूवमेंट कहलाएगा। E से K का कैसे? अरे ग्रुप ए का जब जाओगे क्या होगा? ग्रुप ए का, ग्रुप बी का क्या हो जाएगा? वो फिर कम हो जा रहा है, इसका बढ़ रहा है ए का, लेकिन बी का क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो पैरेटो कैसे हो जाएगा? कैसे हो जाएगा? ये पैरेटो इंप्रूवमेंट नहीं है। ई से क्यू का पैरेटो इंप्रूवमेंट नहीं है। लेकिन यदि मान लिया जाए कि ई से के और ई से क्यू के तरफ यदि मूवमेंट हो रहा है तो ऐसी स्थिति में जो ए माइनॉरिटी ग्रुप का जो लॉस हुआ है इसका कम है, उसका अपेक्षा क्या है? अधिक है। तब यह हिग्स और कैलर इंप्रूवमेंट कहलाएगा। लिख लो इस बात। ईएल सभी की उपयोगिता में वृद्धि लाता है। ई से एल का मूवमेंट, इसलिए यह पैरेटो इंप्रूवमेंट कहलाएगा। ई से के तक या ई से एन की ओर मूवमेंट में ग्रुप ए की उपयोगिता में वृद्धि, जबकि ग्रुप बी की उपयोगिता में कमी हो रही है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि मेजॉरिटी रूल डिसीजन से कुछ इस प्रकार के परिणाम हो सकते हैं। नंबर 1,
मेजॉरिटी रूल पैरेटो ऑप्टिमल की गारंटी नहीं देता, आश्वासन नहीं देता। नंबर 1, जैसा कि EK और EQ मूवमेंट से स्पष्ट है। नंबर 2, यह व्यवस्था बहुमत का अल्पमत पर अत्याचार को जन्म देती है। मेजॉरिटी रूल जो सर्वसम्मत निर्णय में नहीं होता। ये बातें आप लिख लीजिएगा। E से Q, E से K हिग्स कैल्डर मूवमेंट हो सकता है यदि इंटरपर्सनल यूटिलिटी कंपैरिजन हम मान लें और ये माने कि जो B ग्रुप है उसका वेलफेयर जितना बढ़ रहा है उससे कम लॉस हो रहा है किसका, ग्रुप B का, तब तो यह मूवमेंट क्या हो सकता है, हिग्स कैल्डर मूवमेंट हो सकता है। ये माना है जैसा कि हमने पहले से यूज कर लिया, कंडीशन में मान। लेकिन सारे जो निर्णय हैं, सारे निर्णय बहुमत से जो लिए निर्णय वो हमेशा पैरेटो इंप्रूवमेंट होगा, सभी के वेलफेयर को बढ़ाएगा ऐसा नहीं है। इसका मतलब क्या होगा, सोसाइटी एज होल तो बढ़ जाएगा वेलफेयर, लेकिन जो माइनॉरिटी ग्रुप है जो उसके फेवर में वोटिंग नहीं करता, उसके अगेंस्ट करता, वो नहीं चाहता, उसका वेलफेयर क्या होगा। तो बहुत लोगों को खुश करने के लिए क्या करते हैं, कुछ लोगों के बहुत क्या करते हैं, दुखी करता है। कौन, मेजॉरिटी रूल डिसीजन। ओके, यह प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ती है इसके बारे में हम कल बताएंगे, और ये बताएंगे कि जो मीडियन वोटर्स होता है, वोटिंग प्रोसेस, मीडियन वोटर्स सबसे अधिक लाभ उसी को मिलता है, क्योंकि जितना वो टैक्स देता है वो ठीक उसी के बराबर मार्जिनल बेनिफिट हो जाएगा। कब मिलेगा मैक्सिमम, कि जितना त्याग है उतना ही क्या हो, बेनिफिट, अभी तो मैक्सिमम होता है। इसके बारे में हम आपसे कल बात करेंगे।